हाय फ्रेंड्स, रोश पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और हर रोज़ की तरह फिर हम आपके लिए तरोताज़ा करंट्स टॉपिक लेकर जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का कौन कौन सा ऐसा टॉपिक था जो सुर्खियों में था। तो इसमें जो एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट लगा वो है इरफान खान, USCIRF विलफुल डिफ़ॉल्ट, राजा रवि वर्मा, सुरेश एन पटेल, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, NIP, फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़, ओजोन होल और महात्मा बसवेश्वर। और इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे बिहार से रिलेटेड और अंत में आज का सवाल। तो शुरू करते हैं इरफान खान के बारे में। तो चूँकि इनका जो है कल निधन हो गया, ये कैंसर से पीड़ित थे और इन्हें जो है मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में दफनाया गया है। तो फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दरअसल इरफान खान का जन्म 1966 में हुआ था जयपुर में, और इन्हें 2011 में पद्म श्री से भी नवाजा गया था। और सन 2017 में एक फिल्म इनकी थी हिंदी मीडियम, उसके लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था। और इसी साल 2020 में इनकी अंतिम मूवी थी अंग्रेज़ी मीडियम। लेकिन अब जो है ये दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, और इस प्रकार इनका अंतिम फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम हम लोगों के बीच एक यादगार बनकर रह गया। अगला टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, USCIRF। चूँकि यह एक संस्था है जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखती है, और यह एक अमेरिकी संस्था है। तो पहले जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। USCIRF का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। फिर से सुने, यूनाइटेड स्टेट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। चूँकि इसने इस साल रिपोर्ट निकाला है और उसमें इन्होंने कहा है कि विश्व के कुल 14 देश ऐसे हैं जहां मतलब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, और उसमें भारत भी शामिल है। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। और चूँकि यह जो संस्था है वह वर्ष 2004 में भी भारत को अपने लिस्ट में शामिल किया था। तो अब जो है भारत को चूँकि अपने ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में अमेरिका के द्वारा इस पर सैंक्शन लगाया जा सकता है। तो ये था फ्रेंड्स न्यूज़ में। आगे देखते हैं विलफुल डिफ़ॉल्ट। चूँकि कल न्यूज़ में था इसके बारे में कि भारतीय बैंकों ने 68,600 करोड़ रुपये का जो बकाया राशि है वो माफ़ कर दिया गया है। यानी देश में ऐसे लगभग 50 कर्जदार हैं जो इतने हैवी अमाउंट लेकर बैठे हुए थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने इतनी बड़ी कर्ज को माफ़ कर दिया है। और उसमें फ्रेंड्स मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग हैं जिनके कर्ज को माफ़ किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले यही भारत सरकार जो है विजय माल्या को भारत का प्रथम आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। और फिर देखिए अब किस तरह का जो है इन भगोड़ों को सरकार समर्थन दे रही है। देश का एक छोटा सा किसान अगर कर्ज ले लेता है तो उसकी कर्ज माफ़ी नहीं हो पाती है, लेकिन इतनी हैवी अमाउंट लेकर के भागने वाले इन भगोड़ों को सरकार ने कर्ज को माफ़ किया है। तो ये देश के लिए बड़ा ही दयनीय स्थिति है। और चूँकि अभी लॉकडाउन का माहौल है तो इसमें तो इस तरह का स्टेप और भी नहीं उठाना चाहिए था, मगर खैर ये सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी है। तो हमें अपना एग्ज़ाम के नज़रिए से इसको देखना था। अगला टॉपिक देखते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। तो चूँकि एक राइटर हैं मनु एस पिल्लई, इन्होंने राजा रवि वर्मा पर एक किताब लिखा है जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ राजा रवि वर्मा। तो इसमें जान लेते हैं फ्रेंड्स राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा का जीवन काल जो रहा है वो 1848 से 1906 ईस्वी तक रहा है। और ये जो थे एक चित्रकार थे, एक पेंटर थे, चित्रकार थे। और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसरे से भी नवाजा है। तो ये था फ्रेंड्स इनके बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल के बारे में कल के सुर्खियों में था कि इन्हें भारत का सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। चूँकि हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया था और अब सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त बनाया गया है और संजय कोठारी ने इन्हें शपथ दिलाई। तो सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड, वो 4 साल का होता है या 65 साल का, यानी ये दोनों में पहले जो भी हो जाए उसके बाद उन्हें उस पद से हटना पड़ता है। तो भारत में जो सतर्कता आयोग है उसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और दूसरा जो होता है वह सतर्कता आयुक्त का पद होता है। यानी 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं और एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना हम लोग को ये है कि इसी तरह का जो है एक और संस्था है भारत में, सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, और दोनों का काम है करप्शन को रोकना। तो फिर जब सीबीआई है ही तो ये फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग को गठन करने का क्या मतलब निकला। तो दोनों में थोड़ा बेसिक हम अंतर समझ लेते हैं कि जहाँ सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है करप्शन हो जाने के बाद उसकी जांच करती है, यानी जब कोई अपराध घटित हो जाता है तब उसका ये अन्वेषण करता है सीबीआई। लेकिन वहीं जो है ये सतर्कता आयोग जो है यह अपराध होने से पहले व्यक्ति को सतर्क करती है कि आप इस तरह का करप्शन ना करें। यानी जहाँ ये आयोग जो है पहले काम करती है, वहीं सीबीआई जो है अपराध हो जाने के बाद अपना काम करती है। तो ये बेसिक अंतर था दोनों में। अगला टॉपिक देखते हैं, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो चूंकि ये न्यूज़ में था इसलिए कि अगले साल यानी 2021 में यह जो खेल होना था वो भारत के नई दिल्ली में होना था। लेकिन भारत ने चूंकि कोविड-19 को देखते हुए इसे रद्द कर दिया है और इस कारण से जो है अब यह खेल सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में होगी। और इसी कारण से जो है भारत पर आईबा ने यानी AIBA जो बॉक्सिंग का खेल का आयोजन करती है उसने $500 का पेनाल्टी लगाया है। यानी इसके बदले में भारत को $500 देना पड़ेगा आईबा को। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें कुछ आईबा के बारे में। आईबा यानी AIBA जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर। फिर से सुन लें, एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्सिंग एमेच्योर, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1946 में हुई थी। और इस संस्था के जो भी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद मोस्ता हसन, डॉक्टर मोहम्मद मोस्ता हसन। इसीलिए यह फ्रेंड्स में न्यूज़ में था। आगे देखते हैं, NIP NIP जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। इसका मकसद जो है वह है देश में बुनियादी ढांचा को पूरा करना। यानी हमारे देश में जो सड़क है, बिजली है, परिवहन है, दूरसंचार सेवा है, ये सबको ये जो है पूरा करती है NIP। तो इसका जो ड्यूरेशन रखा गया है वो 2019 से 2025 तक, यानी 2025 तक भारत में जो बुनियादी सुविधा है उसे पूरी तरह से हासिल कर लेनी है ताकि देश और विदेश से भारत में निवेश को आकर्षित किया जा सके। और चूंकि 2025 तक भारत में जो है 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये न्यूज़ में था NIP। और इसके तहत जो है प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ का प्रावधान किया है कि 2025 तक जो है इस पाइपलाइन के जरिए हमको 100 लाख रुपया 100 लाख करोड़ निवेश करना है। और इसके निवेश से जो भारत में बुनियादी संरचनाओं का विकास होगा उसके बाद जो है हमारे देश में FDI आएंगे जिसके ज़रिए भारत में पूंजी का प्रवाह होगा। तो इसलिए था ये फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़। दरअसल दोनों सेम ही है लेकिन दोनों में एक फ़र्क ये है कि फेक न्यूज़ का मतलब होता है अपने मतलब जातिगत मामलों को लेकर के, व्यक्तिगत मामलों को लेकर के झूठा न्यूज़ का प्रचार करना। और जैसे आप फेसबुक पर बहुत सारा ऐसा देखिएगा
के गलत आईडी बना करके और उस पर जो है मतलब रॉन्ग न्यूज़ को सेंड करते रहते हैं। लेकिन पेड न्यूज़ का जो मतलब होता है वह है पैसे लेकर के गलत न्यूज़ को फैलाना। तो जहाँ फेक न्यूज़ जो होता है वह व्यक्तिगत मामलों से जुड़ा होता है और वहीं पेड न्यूज़ जो होता है वह पैसे से संबंधित होता है, यानी पैसे लेकर के गलत न्यूज़ को फैलाना। जैसे आप ट्विटर पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब 2 रुपये पर ट्विटर मैसेज के वास्ते वो जो है मार्केट में फेक न्यूज़ को फैलाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स दोनों में बेसिक फ़र्क। अगला जो टॉपिक है वो है ओजोन होल। तो चूँकि अभी जो है पूरा देश में कोरोना वायरस छाया हुआ है और इसी बीच में जो है एक सकारात्मक सूचना सुनने को मिली है कि आर्कटिक महासागर में जो ओजोन छिद्र था वह मतलब भरा गया है, यानी वह ठीक हो गया है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ओजोन छिद्र क्या होता है। तो चूँकि ओजोन छिद्र को पहली बार 1956 में यानी 1956 में देखा गया था और यह जो है दरअसल वायुमंडल में एक लेयर है, एक परत है जो पृथ्वी पर खतरनाक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकती है। यानी ये रेस इतनी खतरनाक है कि अगर ये पृथ्वी पर हर जगह पहुंच जाए तो इससे कई तरह की डिजीज़ पैदा होने लगती है, जैसे स्किन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, इस तरह से बहुत सारा डिजीज़ को ये पैदा करती है ये रेस। तो ईश्वर ने हमारे वायुमंडल में एक तरह से ओजोन लेयर बना करके हम लोगों के लिए सेफ्टी वाल्व का काम किया है। ये ओजोन लेयर क्या करता है कि उस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। लेकिन चूंकि मानव अपनी मतलब आराम के चलते इतना सारा प्रदूषण कर चुका है कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसमें एक जगह सुराख हो गया है और उसी के से होते हुए अल्ट्रावायलेट रेस जो है पृथ्वी पर पहुंच रही थी। लेकिन अब जो है एक खुशखबरी ये है कि चूंकि आर्कटिक महासागर में अभी ये होल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये था फ्रेंड्स ओजोन परत के बारे में। आज के करंट का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, महात्मा बसवेश्वर। चूँकि हाल ही में इनका मतलब जयंती मनाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री ने इनके ऊपर कुछ वक्तव्य दिया था, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो जान लेते हैं कि महात्मा बसवेश्वर के बारे में कुछ जानकारी। चूँकि इनका जन्म जो है 1134 ईस्वी में कर्नाटक के बीजापुर में हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार से थे और एक समाज सुधारक थे, यानी ऊंची जाति के होते हुए भी ये जाति प्रथा का विरोध किया और नारियों के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसका विरोध किया और इन्होंने जो है एक अलग संप्रदाय बनाया जिसे लिंगायत संप्रदाय कहा जाता है। तो लिंगायत संप्रदाय क्या होता है कि वह ना तो वेद को मानता है और ना ही मूर्ति पूजा करता है, बल्कि वे लोग इष्ट लिंग की पूजा करते हैं। यानी इष्ट लिंग का एक जो है मतलब ताबीज टाइप का कहिए, वो जो है ये लोग गला में उसको पहनते हैं और उसी की ये लोग पूजा करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट टॉपिक। अब देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, इरफान खान। इरफान खान, और इनके बारे में डिटेल्स हम पहले बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ऑफ राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द वर्ल्ड ऑफ राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये होंगे ऑप्शन सी, मनु एस पिल्लई। मनु एस पिल्लई। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में इसे भारत का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में इसे भारत का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये होगा ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। चौथा क्वेश्चन, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। तो अभी हम लोग देखे हैं ये करेगा बेलग्रेड। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बेलग्रेड। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा।
तो ये किया जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, टी.एस. तिरुमूर्ति, टी.एस. तिरुमूर्ति। क्योंकि अभी जो यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वो सैयद अकबरुद्दीन हैं और इनका कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है, तो उन्हीं के स्थान पर अब टी.एस. तिरुमूर्ति को यूएनओ में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि बनाया जाएगा। तो ये था आज का करंट टॉपिक। अब देख लेते हैं हम लोग बिहार से संबंधित समसामयिकी। तो बिहार से संबंधित जो करंट न्यूज़ में था उसमें हमें मेनली 3 टॉपिक नज़र आया। उसमें है सीकिंग फंड, हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप और आमिर सुबहानी। तो इसको देख लेते हैं। पहला है सीकिंग फंड। सीकिंग फंड क्या है? तो ये एक ऐसा फंड होता है जिसे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि राज्य की जनता जब बैंकों से कर्ज लेती है और उसे चुका नहीं पाती है तो उसके बदले में गवर्नमेंट को कर्ज की अदायगी करनी पड़ती है और इसी उद्देश्य से बिहार सरकार सीकिंग फंड बनाती है। इसका गठन जो है पहली बार फ्रेंड्स वो 2009 में किया गया था और अब जो है 2020 आया है, तो इसमें धीरे धीरे फंडिंग को और बढ़ाया जा रहा है। सेकंड देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप। तो चूंकि अभी जो है बिहार में लीची का मतलब मौसम आया है और सरकार चाह रही है कि बिहार में जो शाही लीची का निर्यात हो उसके लिए एक हमें माध्यम चाहिए और उसी माध्यम के रूप में हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप का निर्माण किया गया है और मेनली जो मुजफ्फरपुर में शाही लीची होता है उसी को ध्यान में रखते हुए इस ग्रुप को बनाया गया है। बिहार से संबंधित एक लास्ट टॉपिक देखते हैं आमिर सुबहानी के बारे में, क्योंकि ये बिहार के फेमस पर्सनालिटी हैं और ये अभी फिलहाल में बिहार राज्य के अंतर्गत गृह विभाग में प्रधान सचिव के पद पर हैं। तो इनके बारे में यह है कि चूँकि इनका कार्यकाल जो है काफ़ी उथल पुथल रहा है, इसलिए न्यूज़ में था कि जब जब नीतीश कुमार रहे हैं तब तब जो है आमिर सुबहानी साहब को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाए हैं। हालांकि नीतीश कुमार से पहले जो जीतन राम मांझी थे वो जब आए तो इनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर जो है नीतीश कुमार इनको बनाए हैं। दरअसल आमिर सुबहानी जो है 1987 में बिहार कैडर से टॉपर किए थे और ये सिवान ज़िला के निवासी हैं। तो ये था फ्रेंड्स आमिर सुबहानी के बारे में कुछ नॉलेज। और देख लेते हैं बिहार से संबंधित कुछ एमसीक्यू। पहला जो एमसीक्यू है वह है बिहार सरकार द्वारा शाही लीची का निर्यात किस माध्यम से किया जाएगा? बिहार सरकार द्वारा शाही लीची का निर्यात किस माध्यम से किया जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप। हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य गृह विभाग के प्रधान सचिव कौन है? वर्तमान में बिहार राज्य गृह विभाग के प्रधान सचिव कौन है? तो ये होंगे आमिर सुबहानी, ऑप्शन सी। तो ये था आज का करंट्स नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से। और अब चलते हैं फ्रेंड्स आज के सवाल पर। लेकिन आज का सवाल जानने से पहले हम देख लेते हैं कि कल जो हमने सवाल पूछा था उस पर कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। तो चूँकि कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था भारत के चिकित्सा क्षेत्र के बारे में कि कोविड-19 का माहौल है और उसमें भारत के चिकित्सा क्षेत्र का क्या हाल है। यानी उसमें जो मेनली बताना था वह भारतीय चिकित्सा प्रणाली की कमी के बारे में दिखाना था कि भारत में जो मेडिकल लाइन है उसमें क्या क्या कमियां हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर फोकस करना था। तो इस पर कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में जो अभी स्वास्थ्य क्षेत्र का हाल है उसमें पहला पॉइंट तो ये बनता है कि भारत में जीडीपी का 1% के आसपास स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है। यानी बहुत ही कम राशि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों में जो कि भारत से गरीब देश है वो लोग स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और इसमें दूसरा जो पॉइंट बनता है वह है कि अभी भारत के अस्पतालों में न तो सही से बिस्तर का पता है, ना ही वेंटिलेटर का अतः पता है, ना ही जांच किट का कुछ ज़्यादा मात्रा है और ना ही मास्क का है। यानी भारत में जो है वो बिस्तरों का जो अनुपात रखा गया है 1000 आबादी पर 1 बिस्तर।
अब सोचिए कि कितना मतलब पुअर स्थिति है हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र का, कि 1000 आबादी पर एक बिस्तर का प्रावधान किया गया है। उसी तरह से देखेंगे तीसरा पॉइंट, कि भारत जो है जेनरिक दवा बनाने में पूरे दुनिया में सबसे अव्वल है। लेकिन अब जो है इसके साथ सिचुएशन क्या हो गया है कि ये रॉ मटेरियल के लिए विदेशों पर डिपेंड है, मेनली चाइना पर। और चाइना जानते ही हम लोग कि कितना अच्छा साथी है भारत का। तो इस कच्चे माल को लेकर के हमेशा भारत में कमी पाई जाती है, जिसके कारण भारत में जो है जेनरिक दवा का व्यापार भी जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसमें चौथा जो पॉइंट बनता है वह है कि देश में चिकित्सकों की भारी कमी है। डॉक्टर्स जो हैं उस रेशियो में नहीं है जिस अनुपात में भारत में मरीज हैं। तो डॉक्टर्स की भी काफ़ी कमी है, यानी संसाधन की कमी है। और डॉक्टर्स हैं भी तो वो सही से ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, उनको सही से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। तो ये सब जो है बहुत सारी कमियां भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब है कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको दूर कैसे किया जाए। तो दूर करने का कई उपाय है। उसमें जैसे हम देखेंगे, पहला कि भारत में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का 1% खर्च किया जा रहा है उसको बढ़ा करके कम से कम 2.5% किया जाए। और चूंकि भारत सरकार ने यह टारगेट रखा है कि भारत में स्वास्थ्य सेक्टर में जीडीपी का 2.5% तक खर्च किया जाएगा। दूसरा जो इसमें सुधार का उपाय है वह है कि भारत में दवा के क्षेत्र में जो विदेशी कंपनी आकर के अपना एकाधिकार जमा रही है, तो उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि पहले अपने देश की कंपनी के प्रोडक्ट को बेचा जाए मार्केट में, उसके बाद जो है विदेशी कंपनी को इसमें ऑफर किया जाए। तीसरा जो है वो है संसाधनों की कमी, मतलब बिस्तर की कमी, वेंटिलेटर की कमी, डॉक्टर्स की कमी। तो इन संसाधनों को पूरा किया जाए और उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो अपना ड्यूटी सही तरीके से कर सकें। चौथा जो है कि पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी नया नया शोध किया जाना चाहिए। और जैसे उदाहरण के लिए एलोपैथिक पद्धति में आप योग को शामिल कीजिए, ध्यान मेडिटेशन को शामिल कीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक ही जगह पे पेशेंट को कई तरह के मेडिसिन इलाज मिल जाएंगे। एलोपैथी मिल जाएगा, आयुर्वेद मिल जाएगा। तो इस तरह से दिनों दिन मेडिकल के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। तो यही था जवाब फ्रेंड्स कल के क्वेश्चन का, कि भारत में चिकित्सा क्षेत्र में क्या कमी रह गई है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। अब देख लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, ग्रीन बिल्डिंग से क्या समझते हैं? भारत में ग्रीन बिल्डिंग क्षेत्र में आ रही चुनौतियों की चर्चा करने के साथ साथ इनके विकास हेतु सुझाव भी दें। फिर से सुने, ग्रीन बिल्डिंग से क्या समझते हैं? भारत में ग्रीन बिल्डिंग क्षेत्र में आ रही चुनौतियों की चर्चा करने के साथ साथ इनके विकास हेतु सुझाव भी दें। तो इस सवाल को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।